नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा जो कि 10 की जो बुक चल रही है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और इसका हम पाठ नंबर 6 पढ़ रहे हैं, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। इसका हम वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं। पहला वीडियो आपने नहीं देखा और इससे पहले जो 5 पाठ पढ़ा गए उनके वीडियो आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं दुर्ग। तो आपको से एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर देंगे। आपको बताने कि आपके ज़िले में कौन सा दुर्ग है, यानी आप जिस ज़िले में निवास करते हैं वहाँ कौन सा दुर्ग है, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग गढ़ गढ़ी न हो, यानी राजस्थान का कोई ऐसा जनपद या अंचल नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई छोटा बड़ा दुर्ग है या गढ़ नहीं है या गढ़ नहीं है। यानी राजस्थान की हर जगह छोटे बड़े दुर्ग भी है, गढ़ है या गढ़ी कुछ न कुछ है। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। यानी जो दुर्ग निर्माण की कला है ये राजस्थान में बहुत प्राचीन काल से है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग बन गए, यानी जो शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग बन गए जिनमें दुर्ग भी एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने। यानी अगर हम देश में बात करें तो देश में दुर्गों में या किलों में जो सबसे पहला स्थान आता है वो आता है महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान हमारे राजस्थान का आता है। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण और आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति छिपाने के लिए दुर्ग बनाए। यानी दुर्गों का निर्माण जो यहाँ के राजा और सामंत उन्होंने किस लिए बनाया? निवास यानी रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जो सामग्री है उसको इकट्ठा करने के लिए, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, पशुधनों को बचाने के लिए और अपनी संपत्ति छिपाने के लिए यहाँ दुर्ग बनाए गए। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य का विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई मिलता है। यानी जो दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण है वो कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त तथा प्रावर्ती युगों में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। यानी जो मौर्य काल है, गुप्त काल है और उसके बाद के जो काल है, इनमें भी दुर्ग के जो निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। यानी जो दुर्ग निर्माण है इसमें मंदिरों को और जो जलाशय यानी पानी के जो स्रोत बनाने उनको प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनागढ़, अजय राज चौहान का गढ़ बेटली तारागढ़ और कुंभा का मांडलगढ़ उल्लेखनीय है। यानी जो राजपूत काल में जैसे भाटियों का सोनागढ़ है, यानी जो जैसलमेर वाला किला है, अजय राज चौहान का गढ़ बेटली तारागढ़ अजमेर वाला किला है, कुंभा का महाराणा कुंभा का मांडलगढ़ का किला, ये उल्लेखनीय है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क या अफगान शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर पड़ा। यानी जो दुर्ग निर्माण था इस पर पड़ा। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई दिया। यानी जो 13वीं सदी के बाद जो दुर्ग बनाए गए उनमें अलग प्रकार का परिवर्तन दिखाई दिया। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा, यानी उसके बाद जो दुर्ग बनाएंगे उनमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हों तथा जो ऊपर से चौरस हो, यानी जो बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हों और ऊपर से चौरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि एवं सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। यानी जहाँ पर खेती योग्य भूमि व सिंचाई के साधनों का भी प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे, जो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे उनका पुनर्निर्माण किया गया। जो दुर्ग पहले बने जो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे उनका पुनर्निर्माण किया गया। जैसे आबू में जो अचलगढ़ का दुर्ग है उसका महाराणा कुंभा ने इस नवीन दुर्ग में प्रगति किया। यानी महाराणा कुंभा ने जो अचलगढ़ दुर्ग इसका जीर्णोद्धारण करवाया था। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण किया। यानी कुंभा ने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसका भी पुनर्निर्माण किया। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आए। यानी जो मुगल और राजपूतों के बीच में जो संबंध बने थे, मधुर संबंध, मतलब कई जो राजपूत शासक थे उन्होंने मुगलों के साथ संधियाँ की थी, तो उसके बाद दुर्ग कला में फिर परिवर्तन आया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदानों में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे। पहले वो पहाड़ियों में दुर्ग बनाते थे, अब वो क्या करेंगे, समतल मैदानों में दुर्ग निर्माण करेंगे। जैसे जयपुर का दुर्ग है, बीकानेर का दुर्ग है, भरतपुर की दुर्ग है आदि। क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए स्थिर था, वह शांति का काल था। क्या आप जानते हैं राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों यानी आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोमपेहन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट
की सूची में इन्हें शामिल किया गया। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। यानी जो प्राचीन ग्रंथ है और जिनमें दुर्ग जिनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। जैसे एक तो सुदृढ़ प्राचीर यानी मजबूत प्राचीर, अभेद्य बुर्ज यानी जो भेदी न जा सके बुर्ज, किले के चारों तरफ गहरी खाई या पारिख्या, गुप्त प्रवेश द्वार रखे गए, सुरंग रखी गई, किले के भीतर शिलाखाने या शस्त्रागार रखे गए, जलाशय अथवा पानी की टंकी रखे गए, राजप्रसाद यानी महल तथा सैनिकों का आवास गृह, यहाँ ये सब प्राय जो है सभी दुर्गों में मिलते हैं। दुर्गों के प्रकार अपनी स्थिति, स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकार से बांटा जा सकता है। दुर्ग कुछ प्रकार महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है ओदक दुर्ग, जिसे अर्थात जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जलराशि से घिरा हो। जैसे झालावाड़ वाला गागरोन दुर्ग है ना वो, यानी जल दुर्ग किसे कहते हैं जो विशाल मतलब जिसके चारों तरफ जलराशि हो, जैसे गागरोन दुर्ग। गिरी पर्वत दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में होते हैं। यानी जो गिरी दुर्ग है वो क्या होता है किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित राजस्थान के अधिकांश दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है वह। मरुभूमि से मरु में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। यानी जो रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग होता है वह धानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। संगन बीहड़ वन में बना हुआ बना दुर्ग वन दुर्ग कहते हैं। यानी जो बीहड़ में बना है वन में बना हुआ जो दुर्ग है वो वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। ऐरण दुर्ग वे दुर्ग जिनके मार्ग में खाई, कांटे व पत्थरों से भी है, जो ज़्यादा दुर्गम हो, पत्थरों से दुर्गम हो, ऐसे दुर्ग ऐरण दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़ और जालौर का दुर्ग। पारिख दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाइयाँ हो, जैसे भरतपुर का दुर्ग है, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकट हो वे पारिक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर का। यानी जिनकी बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकट हो वह पारिक दुर्ग कहलाते हैं, चित्तौड़ और जैसलमेर। सैन्य दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूहरचना में चतुर सैनिक रहते हैं, यानी सैन्य दुर्ग रहती है जहाँ युद्ध की व्यूहरचना में चतुर सैनिक रहते हैं। नौवां सहाय दुर्ग में शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी जिन्हें दो या एक अधिक दुर्ग के प्रकार शामिल किए जाते हैं, जैसे चित्तौड़ के जो दुर्ग है जिसको गिरी दुर्ग भी कहा जाता है, पारिक दुर्ग भी कहा जाता है, ऐरण दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को भी श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्गों की श्रेणी में भी रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। यानी जो गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव है चित्तौड़ का किला, ये सबसे प्राचीन और प्रमुख है। यहाँ पर आप उसके जो है तस्वीर देख रहे हो, ये है चित्तौड़ का किला। आप में से बता रहा कमेंट में कौन कौन चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसने देखा हुआ है या कौन कौन चित्तौड़गढ़ से है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। यानी दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने में जो मार्ग है इस पर चित्तौड़ का किला स्थित था, इसलिए प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व यानी युद्ध की दृष्टि से महत्व था। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था, उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। यानी मेवाड़ के जो इतिहास ग्रंथ है वीर विनोद, उनके अनुसार जो मेवाड़ का मौर्य राजा था चित्रांग या चित्रांगद, उसने ये किला बनाया था और उससे अपने नाम पर चित्रकूट रखा था, जिसका बाद में परिवर्तित नाम चित्तौड़ पड़ा। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक था मान मौर्य, उसको पराजित कर 8वीं शताब्दी में इस चित्तौड़ पर अधिकार किया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया। इसका नाम खिजराबाद रखा था जब उसने रतन सिंह पर आक्रमण किया था। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है। यह दुर्ग है वो एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। यानी कुछ पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेसा का पठार। ये किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। यानी किला जो है सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। और चित्तौड़गढ़ के लिए एक उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यानी कहा गया कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले में जो है इतिहास के 3 प्रसिद्ध साक्य हुए हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पर, अगर किसी को ध्यान नहीं तो साका क्या होता है। साका का अर्थ होता है कि जिस समय मतलब शत्रु सेना आक्रमण करती है उस समय जो राजपूत जो वीर थे वो केसरिया करते थे और जो वीरांगनाएं थी, राजपूत महिलाएं थी,
वो जौहर करती थी। केसरिया प्लस जौहर बराबर साका। पहला सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, दूसरा 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय और तीसरा 1567 अकबर के आक्रमण के समय था। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो चित्तौड़ का शासक होता है रतन सिंह। 1534 में गुजरात का बहादुर शाह शासक करता है, उस समय चित्तौड़ का शासक होता है विक्रमादित्य। और तीसरा जो 1567 में अकबर का आक्रमण होता है उस समय चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह। 1303 के अलाउद्दीन खिलजी के समय जो साका होता है उसमें साका करते हैं रतन सिंह और गोरा बादल और जौहर करती है महारानी पद्मिनी। 1534 के साके के समय जो साका करते हैं वो करते हैं रावत बाग से और जौहर करती है उस समय की जो चित्तौड़ की राजमाता है करमावती। वो 1567 के अकबर के आक्रमण के समय साका करते हैं जयमल, फत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़, ईसरदास, ये सब। और उस समय उनकी पत्नियां जो है जौहर करती है। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता। यानी ऐसा कोई दूसरा नहीं, सानी का मतलब कोई दूसरा नहीं है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जे, 7 अभेद्य प्रवेशद्वार, यानी इसके 7 अभेद्य प्रवेशद्वार है। किले पर पहुंचने का लंबा टेढ़ा मेढ़ा सर्पिला मार्ग है आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को विकट दुर्ग का रूप दिया है। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर है, नवलखा भंडार है, भामाशाह की हवेली है, श्रृंगी चंवरी प्रसाद है, त्रिपोलिया दरवाजा है, कुंभशाह मंदिर है, सोमदेव मंदिर है, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है, रानी पद्मिनी के महल है, गोराबादल के महल है, चित्रांग मोरी तालाब है तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। तो आज हमने जो है चित्तौड़गढ़ किले के बारे में पढ़ा। कल जो है हम और जो किले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और मैंने जो प्रश्न सबसे पहले पूछा था उसका उत्तर भी जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें।